लास्ट लेक्चर में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने जो है किया था, क्या किया था भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी कर लिया है ना। ठीक है, सो हम एरोमेटिक, हाँ बिल्कुल, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो है हमने उसमें कर लिया। सुनते जाइए। सो आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली हम करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं बेटा जी अराइल हैलाइड्स। देखो अपना जो टॉपिक है ना वो था हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। तो हमने हेलो एल्केन्स तो कर लिया, SN1 SN2 E1 E2 उसकी रिएक्शन जो है काफी कर ली, लेकिन जो है रहता क्या है हेलो एरीन्स, है ना। तो आज की क्लास में जो है हम हेलो एरीन्स की बात करने वाले। हेलो एरीन्स का जनरल फार्मूला क्या हो, हेलो एरीन्स या एल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला क्या हो। जनरल फार्मूला होगा कि यहाँ पर जो है देयर विल बी सम एक्स अटैच्ड, जहाँ पे एक्स इज फ्लोरीन, क्लोरीन, प्रोपीन और आयरन। इजी टॉपिक, बस हो गया हेलो एरीन। सही बात है, सबको जो है मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है। ओके, अच्छा अब सबसे पहले एल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मार्कर की इंक कम हो गई थोड़ी, तो मार्कर को लोड कर दिया जाए। अच्छा मार्कर है हमारे पास। राकेश जी 1 मिनट। इस मार्कर में बढ़िया एक बार के लिए, हाँ ये डाल दो, इसमें डाल दो जो मैं बोल रहा हूँ, बस बाकी ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो आप, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, हमने एक तो किया था हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। उसमें क्या किया था याद कीजिए, हम ये बात कर चुके हैं कि जैसे बेंजीन को अगर Cl2 के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में किया ना, तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये तो हमने 2 लेक्चर्स पहले ही किया था, ठीक है, सो इसलिए जो है ये आसानी से फॉर्मेशन हो जाएगी। डन, पहला मेथड हो गया ये, ठीक है। अच्छा दूसरा दैट इज कि अगर हम बताइए, अगर हम बेंजीन को फिनोल, अगर हम फिनोल को ट्रीट करते हैं या तो PCl5 के साथ या SOCl2 के साथ, तो OH की जगह Cl लग जाता है। आप याद कीजिएगा
डार्जन्स प्रोसेस नहीं कराया था मैंने, डार्जन्स प्रोसेस कराया था ना, तो उसमें OH की जगह Cl लग जाता था, लगता था, है ना। सो बस उसी के जैसा है। सो ये दो रिएक्शंस जो है मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए डील कर रहा हूं। और भी हो जाता है, लेकिन वो फिर बहुत जिसको कहते हैं कि कंफर्टेबल मेथड नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर Br, यहाँ पर COH लगा हो, ठीक है, इसको अगर हम ट्रीट करते हैं NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, ये डी कार्बोक्सिलेशन है, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या करता है? डी कार्बोक्सिलेशन करता है बेसिकली, मतलब यार यहाँ पे और CO2 जो है उड़ जाते हैं सोडा लाइम से। इज इट ओके? अभी मुझे लगता है राकेश RK सर जो है आपको रिडक्शन करवा दिया उन्होंने, जब एल्केन कराएंगे ना तब ये सोडा लाइम वाली रिएक्शन कराएंगे। हो सकता है करवा दी हो या हो सकता है करवाए एल्केन्स में करवाए। इज इट ओके? तो ये रिएक्शन जो है वहां पर सोडा लाइम वाली डी कार्बोक्सिलेशन जो है ये डील करेंगे। अच्छा, एल्केन शुरू किया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक। बस प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स जो है, ठीक है, चलिए। तो समझ गए आप? ठीक है। सो अब बात आगे। अब आगे हम जो बात करना चाहते हैं इस टॉपिक में, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, और इनमें सबसे पहले आज की क्लास का जो मेन मैकेनिज्म है हमारा, दैट इज, हम सबसे पहले यहां पर जो बात करना चाहते हैं दैट इज SNAR, मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने SN1 कर ली, SN2 कर ली, आज के लेक्चर में हम जो है SNAR कर। अब ये SNAR क्या देखना, मतलब इसमें मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर कोई लीविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल आता है और लीविंग ग्रुप की जगह तक काबिज हो जाता है। और सही बात, यही होता था SN1 और SN2 में भी यही होता था। तो यहां पर भी यही हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यही होती थी, बस ये एरोमेटिक सिस्टम्स में, ठीक है। तो हमने कई तरह की न्यूक्लियोफिलिक, SN1, SN2, फिर SNI, ठीक है, तो वो ये SNAR भी हो। अब इसका मैकेनिज्म देखिए क्या है। अरे यार कुछ चीज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में भी छूट गई, चलो उसको मैं बाद में, आपने याद करा था मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में सब सल्फोनेशन छूटता है, मुझे बात करनी है, वो जरूरी रिएक्शन है, ठीक है, सल्फोनेशन की बात नहीं हुई।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी इसको कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे बस याद करा मैकेनिज्म इसका देखो होता क्या है। कि ऐसे कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया, कहाँ पर एक्स की जगह पे आया, और ये बन जाएगा यहाँ पर एन। आप ध्यान देते रहिएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल आया है, और क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो कभी इसकी स्ट्रक्चर भी बनाते जाते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर्स को बना। ये हो गया, और इसके बाद लास्ट स्टेप में लोन पेयर का डबल बॉन्ड और एक्स बाहर माइनस एक्स नेगेटिव, और साथ में यू हैव गॉट दिस। बोलो, मैकेनिज्म में कोई परेशानी? ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मैकेनिज्म आराम से समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात अपनी तरफ से ऐड कर दूं कि जब भी आप पाई बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे वो टफ होगा। पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान होता है, ये अटैक टफ होता है। टफ क्यों होता है? क्योंकि पाई बॉन्ड जो है खुद उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए वो जो है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहेगा, ठीक है ना, इसलिए जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पाई बॉन्ड पे आसान होता है, न्यूक्लियोफाइल का टफ होता है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक बात आपको ध्यान देनी है, इसमें न्यूक्लियो एनायन बना, एनायन बना है। सो आप जानते हैं एनायन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो मतलब अगर वो बन रहा है तो ये स्टेप टफ होगा। इज इट ओके? मतलब पहली बात तो हम ये जानते हैं, पहली बात तो ये जानते हैं कि कार्बन आयन स्ट्रॉन्ग। ओके, दूसरी बात, क्योंकि कार्बन आयन बनता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कार्बन आयन बनता है, तो जो पिछले लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे, 2 लेक्चर्स में, उसमें कार्बोकैटायन बनता था, आर्नियम आयन बनता था, कैटायन बनता था। और फिर हमने कहा था कि भाई प्लस एम ग्रुप्स जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। आपको याद है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने कहा था कि प्लस एम ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। लेकिन इसमें आप लोग जानते हैं कार्बन आयन बन रहा है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होंगे? जो माइनस एम ग्रुप्स होंगे दे विल बी एक्टिवेटिंग, क्योंकि दे विल विड्रॉ द नेगेटिव चार्ज, है ना। जो इलेक्ट भाई जो भी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा दैट विल स्टेबलाइज। तो इसलिए यहां पर जो माइनस एम ग्रुप्स हैं आर एक्टिवेटिंग,
and plus M groups are deactivated. मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई, मुझे फिर से लिस्ट देने की जरूरत नहीं है कि माइनस एम वाले कौन है। जैसे NO2 वगैरह लगे होंगे सो दे विल बी एक्टिवेट। ठीक है, ठीक है, आप नोट कर लें एक बार जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ताकि मैं मिटा सकूं। जयकरण जी नोट कर लिया कि नहीं? अभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की यहाँ पे बात ही नहीं करनी है आर्यन बख्शी, यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की बात हम नहीं करेंगे। रीजन बीइंग यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने लगना वहीं पे है जहां पे लिविंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वर्ड की यहाँ पे जरूरत नहीं। न्यूक्लियोफाइल वहीं पे लगेगा जहां पे लिविंग ग्रुप है। उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन की जगह लगता था और हाइड्रोजन सारी जगह होता था। यहाँ पे जहां पे लिविंग ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल ने वहीं लगना है। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का सिग्निफिकेंस है। बात समझ में आ चलिए, तो अब बात को हम इस बात को समझने की ट्राई करें। ठीक है, अब समझने की ट्राई इसमें अगर मैं आपको जैसे एक आधा एग्जांपल दूं, आप देखना। जैसे अगर हम फ्लोरोबेंजीन कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करते तो हमें कोई 375 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है और हाई प्रेशर मतलब कोई 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए होता है, तब ये रिएक्शन जाके होती है और वी गेट ह्यूमन। मतलब आप देख सकते हैं Cl की जगह OH लगा। कैसे लगा? बड़ी हार्श कंडीशन, न्यूक्लियोफिलिंग की हुई है ना, OH नेगेटिव ने Cl नेगेटिव को रिप्लेस किया। ठीक है, लेकिन कंडीशंस 375 डिग्री सेल्सियस, 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर, विगरस कंडीशंस। लेकिन वहीं पर जो है अगर हम यहाँ पे Cl ले लें और फिर एक NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो यही जो है कंसंट्रेटेड NaOH 160 डिग्री सेल्सियस पर जो है Cl की जगह OH लग गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने माइनस एम ग्रुप लगा दिया। ये माइनस एम ग्रुप लगाने के कारण जो है हमारा जो एनाइन बनना है रिएक्शन के दौरान जो है वो स्टेबल हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट के कारण, इसलिए रिएक्शन जो आसानी से हो। और ऐसे ही अगर आप यहां पर दो NO2 लगा देते हैं तो ये डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये रिएक्शन हो जाती है। इधर Cl लगा OH नहीं, तो और लास्ट अगर आप जो है तीन NO2 लगा देते हैं तो डाइल्यूट NaOH एंड सिंपली वार्म करना मतलब 35 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये रिएक्शन हो जाता है। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? समझ आ रही है बात? तो मतलब जैसे जैसे अमीनो टू ग्रुप्स लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे कंडीशंस जो है आसान होती है। इज इट ओके? वार्म करने का मैंने बताया कि बस जस्ट 35 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया हमने, थोड़ा सा गर्म करेंगे बस जो रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसमें कई और रिएक्शन भी अब जो है जिनको हम कहते हैं कि आराम से हो जानी है, जैसे इसी कैटेगरी की कुछ रिएक्शन जैसे फ्लोरोबेंजीन जो है जैसे NO लगा हुआ है, तो अगर हम NaOC2H5 सोडियम इथोक्साइड जो है ये करते हैं, ठीक करते हैं, so what we get the OC2H5 and we get NO। समझ आ रही है बात? ठीक है, अच्छा अब तो ऐसे कोई भी ग्रुप जो है ठीक करेंगे, और यहाँ पर अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो लीजिए इन रिएक्शंस के लिए, तो फ्लोरोबेंजीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन फ्लोरोबेंजीन, देन ब्रोमोबेंजीन, देन आयोडोबेंजीन। तो इन रिएक्शंस के लिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, जबकि लगता उल्टा, क्योंकि क्या है हमें ये लगता है कि यार कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो मुश्किल से टूटना चाहिए, कार्बन आयोडीन सबसे वीक है। सही बात है, यही लगता है ना, यही लगता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है, एक बात का ध्यान दीजिए, जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लस एम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इतना स्ट्रॉन्ग प्लस एम नहीं है। तो इसमें जो डबल बॉन्ड करैक्टर है, इसमें जो डबल बॉन्ड करैक्टर है वो सबसे वीक होगा, ये ज्यादा देगा, ये रिंग में ज्यादा देगा, डबल बॉन्ड करैक्टर सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग, तो ये वीक है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा कि जो फ्लोरीन है वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लस एम नहीं है, ठीक है, सो वो जो है मतलब सबसे जिसको कहते हैं कि वो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, जो आता है ना लोन पेयर का डबल बॉन्ड का लोन पेयर, डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसलिए आसानी से जाएगा। मतलब एक तरह से आप वैसे भी ना देखें, एक बात समझ जाए कि हेलोजेंस में क्या होता है, माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आई, तो फ्लोरीन का माइनस आई डोमिनेट कर रहा है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, ये वीक वीक वीक, तो माइनस आई अपने को चाहिए क्योंकि उसमें एनायन बनना है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका माइनस आई जो है डोमिनेटिंग है सब में, और तो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड इसमें होगा। बेटा समझ आएगी बात? अब माइनस आई के तौर पे इसको याद रखें, माइनस आई पर। अच्छा, अभी जो है मुझे, मैंने कहा कि मुझे कई चीजें याद आ, तो कई चीजें जो पिछली याद आ रही है पहले उनको लिखा था जरूर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे जो पिछली चीजें उसमें, चलो एक थोड़ी सी बात और कर लें, ये बड़ा अलग सा मैकेनिज्म है, ठीक है, फिर उसके बाद में पुरानी चीजों की बात करूंगा। टॉक अबाउट द बेंजाइन मैकेनिज्म।
मेडिकल वालों को इस पे ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बात है, बेंजाइन एज ए इंटरमीडिएट आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने 11th में बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट लिखाया था, लेकिन कभी हमने उसका जिक्र ही नहीं, तो आज थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक रिएक्शन में यहाँ पे कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए हम लोग ये किया, हमने क्लोरोबेंजीन किया, इसको जब हम बेटा जी NaNH2 के साथ ट्रीट करते हैं, ध्यान देते रहना, जब हम NaNH2 के साथ ट्रीट करते हैं, सो वी गेट दिस। अब आप बोलोगे कि इसमें है क्या, यही तो होना था, ये तो हमने पहले किया ही कि Cl की जगह NH2 आना है, तो इसमें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने क्या किया, जिस कार्बन में क्लोरीन लगी थी उसको लेबल किया। लेबल करना पता क्या होता है कि वो कार्बन जो है कार्बन 14 लिया। लेबलिंग मतलब समझ गए, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगी है उसको रेडियो एक्टिव बना दिया, वो कार्बन कार्बन 14। तो इसका मतलब जो, अगर हम अपने नॉर्मल मैकेनिज्म को देखें जहां पे NH2 आता था और क्लोरीन पे लगता था ये, तो NH2 को भी उसी रेडियोएक्टिव कार्बन पे लगना चाहिए या स्टार्ड कार्बन पे लगना चाहिए, सही बात है। लेकिन होता क्या है कि NH2 उस स्टार वाले कार्बन पे तो लगता ही है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी होता है जो कि उसके स्टार वाले के साथ, तो ये 50-50%। पहले आप बताओ कि आपको मेरी बात समझ में आई। हमने एक कार्बन को लेबल कर दिया, मतलब किसी भी तरीके से कर दिया, अभी कार्बन 14 लेबल्ड कार्बन है, ठीक है। अब लेबल्ड कार्बन है, तो इस लेबल्ड कार्बन को जो है होना क्या चाहिए, नॉर्मल मैकेनिज्म में Cl की जगह NH2 लगता है, तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं, जो मैंने अब तक मैकेनिज्म कराया उसके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए, लेकिन ये भी बनता है, मतलब साथ वाले कार्बन पे भी बन रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म देखो, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में ये जो NaNH2 है, इसको तो आप जानते ही हो कि ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, ये बात को आप जानते। अब जो अपना ये क्लोरोबेंजीन, इसको मैं लेबलिंग की यहीं पे साथ में कर रहा हूं, एक्चुअल में जो NH2 नेगेटिव है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है NH2 नेगेटिव, ध्यान देते जाना मेरी बात पे, तो NH2 नेगेटिव जो है इस H को छीनता, क्योंकि NH2 नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो सीधे Cl पे ना अटैक करके उसके साथ वाले हाइड्रोजन को छीनता है, तो छीन के क्या बना देगा, अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी सुनते जाओ बस। अब जब वो ऐसा करेगा तो यहाँ पे एनायन बन चुका है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन है लेबल्ड कार्बन वाला, अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, लोन पेयर का डबल बॉन्ड इसको बाहर निकाल। आपने देखना जब भी जो है ये सिचुएशन बनेगी, लोन पेयर और लिविंग ग्रुप साथ साथ वाले एटम्स पे आते हैं तो लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। लोन पेयर और लिविंग ग्रुप आप इसको अपने ऊपर पेज में लिख सकते हो कि जब भी लोन पेयर और लिविंग ग्रुप एडजेसेंट कार्बन्स पे आएगा तो लिविंग ग्रुप निकल जाए और मल्टीपल बॉन्ड बन जाए, जैसे यहाँ पे भी जब भी लोन पेयर और लिविंग ग्रुप जो है साथ साथ वाले कार्बन पे जुड़े, तो अब ये बॉन्ड बन गया। बॉन्ड कैसा बना, डबल तो पहले ही था, तो अब ट्रिपल बन गया, इसका नाम है बेंजाइन। क्या नाम है, बेंजाइन। बेंजीन तो सुना है, ये बेंजाइन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप रिपीट कर, मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो इस हाइड्रोजन पे ये अटैक करता है, H पॉजिटिव को छीनता है, तो यहाँ पे एनायन बना, इधर क्या बॉन्ड इसी पे आ गए और अमोनिया बन के बाहर निकल गया, बस है ना। एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक किया, ठीक है, ये बन गया बेंजाइन। बेंजाइन जो है एरोमेटिक, अब आप बोलोगे कि एरोमेटिक कैसे, इसमें तो 2 4 6 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्चुअल में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से एक जो पाई बॉन्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन हो। बेंजाइन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, आप ध्यान दीजिएगा, बेंजाइन की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊं, तो सबसे पहले तो बेंजीन की बना देते हैं। बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसे होती है, ये और सही बात है, ये बेंजीन, ये तो सारे जानते हैं, ठीक है। अब बेंजाइन में क्या होता है, देखो बेंजाइन में क्या होता है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना, मैं इसको यहाँ बना, तो ये रेड कलर से मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूँ। ये जो ट्रिपल बॉन्ड ये आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन होने के कारण ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। समझ आ रही है बात? आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो रेजोनेंस में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए बेंजाइन इज क्या है। अब देखो, अब मामला क्या हो गया, अब जब अगले स्टेप में अपना NH2 नेगेटिव जो है बेटा जी, NH2 नेगेटिव जो है जब अटैक करने आएगा, तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है जो हम सोच रहे हैं कि ये इधर जाए और ये इधर जाए, सुनते जाओ, तो इससे क्या होगा, सुनते जाना, बोर्ड पे ध्यान देते रहना। इससे क्या होगा कि यहाँ एनायन बन गया, इधर NH2 लग गया, और सुनो, और जो अमोनिया भरी है, ये उस भागी हुई अमोनिया से H को वापस छीन लेगा, H पॉजिटिव को, और वो वापस कन्वर्ट होगी NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव देना था, अब वापस दे दिया, तो कैटालिस्ट की तरह काम कर रही है, एंड यू विल गेट एनर्जी। मिल गई आपको एनर्जी, और उसी स्टार वाले कार्बन पे अभी अटैक किया। देखो जितनी पॉसिबिलिटी इस स्टार वाले कार्बन पर अटैक करने की है NH2 नेगेटिव की, उतनी ही बराबर ही पॉसिबिलिटी ये भी है कि NH2 नेगेटिव यहाँ पर अटैक करे। मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ ऐसे, तो क्योंकि अब तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, बेंजाइन है, तो इसलिए स्टार वाला यहाँ पे रह जाए, यहाँ से बन जाए, स्टार वाले पे लोन पे रह जाए, लोन पे आ जाए, और NH2 इधर आ जाए, और फिर जब NH2 इधर अटैक करे, उसके बाद वही कहानी, ये अमोनिया का H जो है, अब ये H को ले माइनस नेगेटिव, आपके पास बन गया ये चार इधर, ठीक है बात। ये प्रोडक्ट ये दोनों 50-50% जो है बन जाएंगे बेटा जी की नहीं। ठीक है, नोट कर ले प्लीज। आप लोगों को समझ आ रही है बात? देखो जो पहले में हुआ वही लास्ट में भी हुआ, बस पहले में मैंने उस कार्बन पे किया था, लास्ट में उस कार्बन पे किया, बात वही है। इसमें इधर लग रहा है, इसमें इधर लग रहा है, बात वही है, क्योंकि जब वो बेंजाइन बन गई ना, ये ट्रिपल बॉन्ड तो बराबर है ना, इसमें इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तो दोनों से 50-50% हो सकता है।
ठीक है। मैंने कहा कि मेडिकल वालों को इसको करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ एक रिएक्शन पे ध्यान दे दे बस। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दें। अब आप मेरी एक बात पे ध्यान दीजिएगा। देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, दैट इज OCH3 एंड C। ठीक है। अब जब इसको NaNH2 से हम ट्रीट करें, सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ। NaNH2 से जब आप ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली पहला स्टेप यही था, या तो इधर से हाइड्रोजन जाएगी या तो इधर से जाएगी, आप कहीं से भी निकालो, मतलब बेंजाइन बने। ठीक है। सो पहले स्टेप के बाद जो है बेंजाइन बनता है। बेटा जी ध्यान देते रहना सभी लोग बोर्ड पे। अब मैं आपको एक मतलब तरीका बता रहा हूँ। OCH, देखो, ठीक है। बेंजाइन तो यहीं पे बननी है, मतलब चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, सही बात है। वो एक ही बात है, चाहे बेंजाइन में इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ। ठीक है, वो सारे लोग समझदार हैं, अब तक समझ गए। ठीक है। तो पहले बेंजाइन लिविंग ग्रुप के साथ में बननी। ओके, अब ये बन गई, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। देखो, अब अपने पास जो NH2 नेगेटिव है, ध्यान देते रहे, NH2 नेगेटिव है, उसके पास दो ऑप्शन है कि OCH3 के मेटा पे अटैक करे कि OCH3 के पैरा पे अटैक। अब यहां से मेरी बात स्टार्ट। आपने सबसे पहले ये देखना है कि OCH3 है क्या। OCH3 बाय नेचर प्लस है और इंडक्टिव फैक्टर वाइज माइनस है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? OCH3 जो है प्लस है और माइनस है। OCH3 ऐसा ग्रुप है जो कि मीजोमेरिक इफेक्ट वाइज प्लस है, इंडक्टिव इफेक्ट वाइज माइनस आई है। सबको समझ आ रही है मेरी बात? तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बताई। मैंने क्या बात बताई आपको? मैंने ये कहा बेटा जी कि जो हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो OCH3 का प्लस एम या माइनस एम इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब OCH3 का माइनस एम काम नहीं करेगा, प्लस एम काम नहीं करेगा, माइनस आई काम करेगा, क्योंकि इंडक्टिव वेक्टर डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा है कि प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव। लेकिन क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन में है बाई बॉन्ड, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, मीजोमेरिक नहीं करेगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट वाइज ए माइनस आई है, तो माइनस आई है, तो NH2 को ऐसे अटैक करना चाहिए कि एनायन इसके नजदीक बने। सुनते जाओ, क्योंकि एनायन अगर इसके नजदीक बनेगा तो वो ज्यादा इंडक्टिव, इसके माइनस आई इफेक्ट के कारण ज्यादा स्टेबलाइज स्टेबलाइज
बाय माइनस आई ऑफ OCS। तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखना है और फिर उसके बाद अमोनिया रह जाएगा, क्या उसके बन जाना है। तो मेरा कहने का मतलब है OCS जो है अब यहाँ पर तो यहाँ पे आप बोलोगे ये तो वही बात हुई, CL पे ही तो लग गया। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं ये एग्जांपल देता, जैसे CH3 CL लेता और फिर NaNH2 करता और फिर बेंजाइन तो वहीं पे बनती, बेंजाइन यहीं पे बनती है थी, लेकिन उसके बाद जो NH2 नेगेटिव अटैक करता है, आई है, ठीक है, तो ये यहाँ पर अटैक करता, इससे दो एनायन बनता। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता वो ये बनता। इज इट ओके? क्योंकि ये क्या है, ये प्लस आई है, ये चाहेगा कि एनायन इससे दूर बने, तो NH2 को यहाँ पे अटैक करना होगा ताकि एनायन इससे दूर हो। बिल्कुल सही बात। ओके, ओ म्यूट हो गया था। मेरी आवाज अभी भी क्लियर आ रही है कि नहीं? वॉइस लो हो गई ना, कम आ रही है बहुत। एक मिनट, ये ही लफड़ा होता है यार इसमें जो है। सुनिए सुनिए, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अभी आ रही है? चलिए, अभी थोड़ा सा आप काम चलाइए, हो सकता है जब मैं इस तरफ देखूं तो मेरी आवाज जो है कम हो जाए थोड़ा सा, बिकॉज आई डोंट वांट। ठीक है, चलिए बात करते हैं, एक मिनट करेंगे। अब मेरा एक्चुअल में मैंने आपको कहा था कि मैंने सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन भी कराया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस, तो मैं उसको करवा देता। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इसमें क्या होता है? वी गेट SO3H, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे।
एक्चुअल में यहाँ पर मैकेनिज्म में होता क्या है कि तो H2SO4 है ना, वो जब टूटता है that breaks into H3O positive plus HSO4 negative and plus sulfur trioxide। आपको पता है फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है, हमने 11th में किया था परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओरियंस, ठीक है। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। देखो कैसे, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जो है हमने न्यूट्रल लिया है, इस बात ध्यान दीजिए। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे अटैक करता है, सबका ध्यान छोड़ दे। सही बात। और इसकी वो आगे रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी, वो आप बना लीजिएगा, जो भी डिपॉजिट चार्ज यहाँ यहाँ से इधर इधर ऐसे है ना, वो बन जाएगा, ठीक है, वो बना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब क्या होता है कि ये H पॉजिटिव गया एंड यू हैव गॉट डबल बॉन्ड माइनस एंड आपके पास ये बन गया एंड SO3 और जो आपने यहाँ पर सॉल्वेंट किया H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, सॉल्वेंट, जैसे पानी है तो पानी से आएगा और SO3 नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव आएगा, SO3। देखो मैं पहले आपको बात बता दूं, फिर आप ये कीजिएगा। ये नॉर्मल ई पॉजिटिव है, जिसने कि अटैक किया तो ऐसे ही हम कैटायन बनाते थे, फिर जो है सारा पॉजिटिव चार्ज लगा के इसको निकाल देते थे, वही किया है हमने। लेकिन क्योंकि अब ये न्यूट्रल है, तो जब इस पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव बनेगा, तो हमें सॉल्वेंट से लास्ट में इसमें H पॉजिटिव लगाना है। बाकी ये वही कर रहा है कि ये लग रहा है और आप देखें H पॉजिटिव जो है अगले स्टेप में निकल रहा है। दिस इज RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। अच्छा, इस रिएक्शन की जो खास बात क्या है, दैट इज सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। सल्फोनेशन रिवर्सिबल आप देख रहे हैं, मैंने इक्विलिब्रियम के साइन सब जगह लगाया। पहली बात तो आप ये समझिए, पहली बात तो ये भी बाई सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, तो उसका भी मैं रीजन दे देता हूं आपको, पहले आप इसको नोट कर लो। अच्छा, अब बात पे ध्यान दीजिएगा।
सुन लीजिए, सबसे पहले मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि वाई सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। जो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है उनका ग्राफ ये होता है, इसमें ग्राफ का डिफरेंस यानी ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट है और इसके बाद जो कैटायन बना वो यहाँ पे है, कैटायन जो इंटरमीडिएट है, फिर उसके बाद इट इज इलेक्ट्रोफिलिक ये सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी। और आप देख रहे हैं नॉर्मल में क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट इज मच मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, सही है बात। जबकि इसमें क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट है वो और एक्टिवेशन एनर्जी 2 है वो लगभग बराबर है। EA1 is approximately equal to EA। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ेगा। सुनो, समझ रहे मेरी बात, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सुनो, इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो देखो देखो, इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर कोई रिएक्टेंट जो है एक बार यहाँ आ गया तो उसके पास ऑप्शन अब आगे जाने का, तो समझ गए, रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, ये प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट कौन कैटायन आरएनए। अब इसमें तो आगे जा सकता है क्योंकि पीछे भी पहाड़ी जा पड़ी, जबकि यहां पर अगर रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बन भी गया, इंटरमीडिएट के बाद दो ऑप्शन है, या तो पीछे जाए या आगे जाए या तो पीछे भी जा सकता है। तो इसलिए इंटरमीडिएट के पास दो ऑप्शन होने की वजह से मतलब ये वाला इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, सही बात है। सो इसलिए जो है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल। चलो, सो इसके रिवर्सिबल होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, चलो पहले नोट करो। नेक्स्ट यूनिट टेस्ट ऑफलाइन होगा, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा। सो चलिए आज इतनी ही बात करते हैं, ठीक है, आज इतनी ही बात करते हैं। कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा कि रिवर्सिबल होने से फर्क क्या पड़ेगा, रिवर्सिबल तो है, फर्क किस बात का पड़ेगा, ठीक है, ये देखेंगे। और साथ में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की भी बात करनी है, वो मैं कल, ठीक है।